उनके नाम के आगे साध्वी लगाया जाता है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। लेकिन ये साध्वी प्रज्ञा हैं कौन? कभी इनके पास एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी। इस मोटरसाइकिल से महाराष्ट्र के मालेगांव में हमीदिया मस्जिद के पास धमाका हुआ था। उन पर यह आरोप लगा कि मोटरसाइकिल उन्होंने धमाके के लिए दी थी। इसी मोटरसाइकिल से मुंबई एटीएस धमाके के आरोपियों तक पहुंची थी। आपको याद है उस समय इस एटीएस का चीफ कौन था? वो हेमंत करकरे, जो मुंबई में आतंकियों का सामना करते करते शहीद हो गए। सबने उनकी बहादुरी का लोहा माना था, लेकिन जब वो बता रहे थे कि मालेगांव के आतंकियों का रंग कुछ और है, तो वो हिंदूवादी संगठनों की निगाह में विलेन हो गए। उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। इस प्रज्ञा ठाकुर ने यहां तक कह दिया कि मुंबई हमलों में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद होने वाले हेमंत करकरे की मौत उनके शाप के कारण हुई। तब हंगामा हुआ कि क्या आतंकवादी हमला प्रज्ञा ठाकुर के शाप के कारण हुआ? प्रज्ञा ठाकुर ने कसाब को शाप क्यों नहीं दिया? हेमंत करकरे को क्यों शाप दिया? सवाल उठा तो प्रज्ञा ठाकुर को बयान वापस लेना पड़ा। बहरहाल बात प्रज्ञा ठाकुर की चल रही थी। मालेगांव धमाके की जांच के दौरान पहले एटीएस और बाद में एनआईए ने आरोप लगाया कि अभिनव भारत नाम का एक पूरा संगठन इनके पीछे है। मुख्य आरोपी प्रज्ञा ठाकुर के अलावा कई चेहरे सामने आए। इनमें भारतीय सेना के कर्नल श्रीकांत पुरोहित का नाम भी आया, एक रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय का नाम भी। 2011 में यह मामला एटीएस से एनआईए के हाथ में चला गया। धीरे धीरे एनआईए को अपनी जांच में कई और चीजें मिली। एजेंसी ने यह आरोप लगाया कि उस आसपास हुए कई और धमाकों में इन लोगों के हाथ हो सकते हैं। खासकर हैदराबाद और समझौता एक्सप्रेस में हुए धमाकों में कथित तौर पर भगवा आतंकवाद का भी नाम लिया गया, जोड़ा गया। मगर ये कहानी 2014 के बाद बदल जाती है। एनआईए जैसे अपनी पुरानी सारी जांच को खारिज करती चलती जाती है। गवाह पलटते नजर आते हैं, सबूत मिटते दिखाई पड़ते हैं। 68 लोगों की जान लेने वाले समझौता एक्सप्रेस धमाके का फैसला सुनाते हुए अदालत ने एक तरह से जांच एजेंसी एनआईए को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। जज ने कहा कि उन्होंने बहुत गहरी पीड़ा और तकलीफ से यह फैसला सुनाया है। जो सबसे मजबूत सबूत थे उन्हें अभियोजन ने वापस ले लिया। कई गवाह अपनी गवाही से पलट गए, कई गवाहों का परीक्षण ही नहीं हुआ। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज पेश नहीं किए गए, मोबाइल फोन के कॉल डिटेल तक पेश नहीं किए गए। लेकिन जांच की इस हालत पर अफसोस करने की जगह देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भगवा आतंकवाद की थ्योरी को लेकर अपना सवाल खड़े करने लगे। प्रज्ञा ठाकुर को भी एनआईए ने क्लीन चिट दे दी, लेकिन अदालत ने यह क्लीन चिट मंजूर नहीं की। अदालत ने कहा मुकदमा तो चलेगा, ये मानने के पर्याप्त आधार हैं कि उनको इस धमाके की जानकारी थी। इससे पहले लगातार ये बताया जाता रहा कि वे बहुत बीमार हैं, उन पर बहुत अत्याचार किए गए हैं, वो चलने फिरने में भी लाचार हो गई हैं। लेकिन वो इन तमाम मामलों के बाकी सब आरोपियों की तरह आज़ाद हैं और बरी नहीं हैं। वो आरोपी हैं, आतंकवाद के मामले में उन पर मुकदमा चल रहा है, लेकिन बीजेपी को इससे फर्क नहीं पड़ता। जो बात वो खुलकर नहीं कह सकती, उसे प्रज्ञा ठाकुर की उम्मीदवारी से साबित करना चाहती है, कर रही है। प्रज्ञा ठाकुर ने अपने खिलाफ चल रहे मामलों में अपनी बेगुनाही का दावा किया। बताया कि उनको क्लीन चिट मिली हुई है। मुझे क्लीन चिट है। जो भी षड्यंत्र किए गए हैं वो षड्यंत्र अपनी जगह फेल हो गए हैं। अब तो जो कुछ भी चलाना है वो चलता रहेगा। लेकिन सच्चाई क्या है? प्रज्ञा ठाकुर को एनआईए ने क्लीन चिट देने की कोशिश की थी, लेकिन अदालत ने इनकार कर दिया था। एनआईए ने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर और 5 अन्य लोगों के खिलाफ संतोषजनक सबूत नहीं मिले हैं। उसने चार्जशीट में कहा है कि उनके खिलाफ मुकदमा साबित नहीं किया जा सकेगा। लेकिन अदालत ने कहा कि ये मानने लायक सबूत हैं कि आरोपी नंबर 1 प्रज्ञा ठाकुर को अपनी मोटरसाइकिल के इस्तेमाल होने के बारे में पता था। अदालत ने इस बयान की ओर भी ध्यान खींचा कि उन्होंने धमाके में कम नुकसान होने पर असंतोष जताया था। इसलिए आरोपी नंबर 1 और एनआईए की ओर से कही जा रही ये बात मानना मुश्किल है कि उनका इस जुर्म से कोई वास्ता नहीं है। बेशक उनके खिलाफ मकोका से जुड़े मामले हटा लिए गए हैं, लेकिन आतंकवाद का केस उन पर चलता रहेगा।